हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज का हमारा टॉपिक है गांधीवादी आंदोलन और उत्तर प्रदेश की भूमिका। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन एवं प्रारंभिक विकास में यूपी के एक योगदान पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का जो बंदरगाह है, पोरबंदर, पोरबंदर बंदरगाह पे हुआ था। तो आइए आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। उनके पिता राजकोट के दीवान थे। तो उनके पिता कहाँ के? राजकोट के दीवान थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे गांधी लॉ की पढ़ाई हेतु लंदन चले गए और वहां से शिक्षा समाप्त करने के बाद बम्बई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त की, उसके बाद वो लंदन चले गए, वहां से लॉ की पढ़ाई की और बम्बई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। तो आइए ऊपर पढ़ते हैं। 1893 में गांधी जी गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के एक केस के सिलसिले में 1 वर्ष के अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन वहां प्रवासी भारतीयों पर होने वाले अत्याचार को देखकर उसका विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया। इसमें समझाया गया है कि 1893 में गांधी जी गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनके एक केस के सिलसिले में दक्षिण दक्षिण अफ्रीका गए अनुबंध पर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। लेकिन वहाँ जो प्रवासी भारतीय थे, उन पर अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अंग्रेज सरकार के अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह भी शुरू किया। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और महाराष्ट्र के उदारवादी नेता और उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, तो उनके गुरु का क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग याद रखिए इस चीज को। के कहने पर पूरे भारत का भ्रमण करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में गांधी जी ने फरवरी 1916 में बनारस में बीएचयू का होने वाला शिलान्यास में भी भाग लिया। इसमें बीएचयू के में होने वाले शिलान्यास था, उसमें भाग लिया। कब? फरवरी 1916 में। पर यहाँ पर पहली बार एक सार्वजनिक भाषण दिया। इसके बाद दिसंबर 1916 में गांधी जी लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। यहीं पर उनकी बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल से भेंट हुई। तो क्या हुआ? 1916 में, दिसंबर 1916 में गांधी जी लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिया। वहीं पर बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनसे उनकी मुलाकात हुई गांधी जी की। और इससे पहले फरवरी 1916 में गांधी जी ने बनारस में बीएचयू में होने वाले शिलान्यास में भाग लिया था। तो आप लोग ये याद रखें कि फरवरी 1916 में बनारस में बीएचयू में होने वाले शिलान्यास में भाग लिया था और दिसंबर 1916 में गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में किसान नेता राजकुमार शुक्ल से मिले थे, जो बिहार के थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। जिसने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया, जहां नील बागानों के अंग्रेज मालिक किसानों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी चंपारण आकर किसानों के हित में अपना पहला सत्याग्रह किया और यह सत्याग्रह सफल रहा, क्योंकि बागान मालिकों ने किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार किया। बिहार में क्या था? बिहार में जो नील बागान मालिक थे, अंग्रेज थे, वो किसानों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी चंपारण आए और किसानों के हित में अपना सत्याग्रह किया पहला। यह सत्याग्रह सफल रहा, क्योंकि बागान मालिक किसानों की मांग को स्वीकार किया इस सत्याग्रह में। तो आइए ऊपर पढ़ते हैं। 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में किसानों के हित में सत्याग्रह किया। सॉरी, 1918 में, यहाँ पर शायद मैंने 1916 बोल दिया, आप लोग देख लें। 1918, जहाँ सूखा पड़ने की वजह से किसान सरकार
राजस्व देने में सक्षम नहीं थी। किसान सरकार को राजस्व देने में सक्षम नहीं थे, यहाँ पर सरकार को। लेकिन सरकार बलपूर्वक किसानों से राजस्व लेना चाहती थी। अंत में सरकार ने गांधी जी बात का मान लिया। यहाँ पर सरकार ने गांधी जी की बात को मान लिया और पीड़ित किसानों को राहत दी। आइए ऊपर पढ़ते हैं। इसी समय अंग्रेजी सरकार ने भारत में अंग्रेजी विरोधी क्रांतिकारी आंदोलनों को दमन करने के लिए 18 मार्च 1919 रोलेट एक्ट पारित किया, जिसे काला कानून कहा जाता है। किसे? रोलेट एक्ट को। इसके विरोध में गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जब वहां इकट्ठा होने वाले एक जुलूस के ऊपर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाया गया। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ, जहां जनरल डायर ने एक जुलूस हो रहा था, उस पे जुलूस था इकट्ठा, वहां उस पर गोलियां चलवा दी, जिससे हजार लोग मारे गए। इस घटना ने गांधी जी को अंग्रेज सरकार का विद्रोही बना दिया। रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग की घटना सॉरी रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग की घटना के साथ साथ और भी कई घटनाओं ने गांधी जी असहयोग आंदोलन के उद्भव के लिए उर्वर जमीन सॉरी इसमें नीचे है नहीं, मतलब गांधी जी उद्भव के लिए उर्वर जमीन तैयार हो गई। आइए ऊपर बढ़ते हैं। परिचय। 1920 से 22 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होने वाला असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा एवं दशा को बदल दिया। एक सीमित आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। आइए ऊपर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण। अब हम पढ़ेंगे इस आंदोलन असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो इसमें पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसका दुष्प्रभाव भारत पर भी पड़ा। देखिए इसमें क्या क्या दुष्प्रभाव पड़े, जैसे महंगाई की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, बेरोजगारी, राष्ट्रीय कर्ज में वृद्धि और सरकार द्वारा लोगों पर नए कर लगाना। इसके कारण भारत सरकार के लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ता गया। इसके कारण भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ता गया। आइए आगे पढ़ते हैं। खिलाफत का मुद्दा। ये खिलाफत के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों के विरुद्ध तुर्की जर्मनी के साथ मिलकर लड़ा और इसका पराजय हुआ, और तुर्की के साथ मित्र देशों ने सेबरे की संधि की। किसकी संधि की? सेबरे की। आप इसे याद रखें, जिसके द्वारा तुर्की को अंग भंग कर दिया गया, क्योंकि तुर्की का सुल्तान पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, जिसे खलीफा कहते हैं। तो हुआ क्या? खिलाफत का मुद्दा क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों के साथ तुर्की जर्मनी के साथ मिलकर लड़ा और पराजय हुई उसकी, और तुर्की के साथ मित्र देशों ने सेबरे की संधि की, जिसके द्वारा तुर्की को अंग भंग कर दिया गया। जो तुर्की का सुल्तान था वो पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, जिसे हम लोग क्या खलीफा कहते हैं, जिसे खलीफा कहते थे। स्वाभाविक है कि भारतीय मुसलमानों ने गांधी जी के साथ अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, जिसमें अली बंधु, हजरत मोहनी जैसे नेता थे। आइए ऊपर पढ़ते हैं। इसमें ये पीडीएफ कट गई, यहाँ पर 1919 लिखा है। 1919 1919 के अधिनियम से असंतोष। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए भारत शासन अधिनियम पारित किया। कब? 1919 में। ये प्री के लिए भारत शासन अधिनियम कब? 1919 में, जिसमें प्रांत में द्वैध शासन का प्रावधान था, लेकिन अधिकार सीमित थे। इसमें हुआ क्या था?
भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया, उसमें द्वैध शासन का प्रावधान था, इससे लोगों में असंतोष था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत एवं उद्देश्य। सितंबर सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जहां गांधी ने पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध सीआर दास, मालवीय, जिन्ना जैसे नेताओं ने किया है। ये आप याद रखें कि जब सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था विशेष, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, तो उसमें इसका विरोध किस किसने किया था? सीआर दास और जिन्ना जैसे नेताओं ने किया, लेकिन मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं ने इसका समर्थन किया। यह प्रस्ताव पास हो गया, किसके समर्थन से? मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से। आइए ऊपर पढ़ते हैं। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग को पुनः पारित किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था शांतिपूर्ण एवं वैध तरीके से भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना। माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ अच्छी नहीं है, थोड़ी ब्लर सी आ रही है। इस प्रकार 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी गई, जिसका पूरे भारत में विस्तार हुआ। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा कब? 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, इसमें कुछ सकारात्मक कार्यक्रम है और कुछ नकारात्मक कार्यक्रम है। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, सकारात्मक कार्य कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। पंचायतों से झगड़ा का समाधान, पंचायतों से झगड़े का समाधान किया गया, क्योंकि कोर्ट का बहिष्कार किया गया था इस वजह से। खादी का प्रयोग, लोगों ने खादी का प्रयोग बढ़ा दिया। हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई गई। महिला, गरीब, दलित, जनजाति के लिए कल्याणकारी काम किए गए। किस किस के लिए? महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और जनजातियों के लिए कल्याणकारी काम किए गए। अब देखते हैं नकारात्मक कार्य। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, मद्यपान का विरोध किया गया, मद्यपान मतलब नशे का। सरकारी विद्यालय का बहिष्कार किया गया, सरकारी कोर्ट, दरबार, उपाधि का बहिष्कार किया गया। इसका उपाधि का, विधानसभा के चुनावों का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन का उत्तर प्रदेश में विस्तार, आइए इसे पढ़ते हैं, यहीं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 5 के लिए। असहयोग आंदोलन का भारत के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाया। यहाँ पर होगा असहयोग आंदोलन ने भारत के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाया। जैसे पंजाब में, वहां गुरुद्वारा पर भ्रष्ट महंतों का अधिकार था, जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे। वहां अकाली आंदोलन चलाया गया। श्रोमणी अकाली दल के नेतृत्व में इसी तरह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चाय बागान के श्रमिकों ने हड़ताल किया। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, तो असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। आइए अब योगदान पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का क्या क्या है। अक्टूबर 1920 में डॉक्टर भगवान दास के नेतृत्व में मुरादाबाद में यूपी प्रांतीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जहां पर असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया। तो क्या हुआ? अक्टूबर 1920 में डॉक्टर भगवान दास के नेतृत्व में, ये आप नाम याद रखें, डॉक्टर भगवान दास के नेतृत्व में, कहा? मुरादाबाद में यूपी के प्रांतीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन को समर्थन किया गया। ये ऊपर पढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कई वकीलों ने वकालत छोड़ दी। 50,000 से ज्यादा की संख्या में छात्रों ने स्कूल छोड़ दी और उनके लिए काशी पीठ जैसे शैक्षणिक संस्थाएं बनाई गईं। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध के हजारों किसानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ये बाबा रामचंद्र के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने पढ़ा है, बाबा रामचंद्र के किसान आंदोलन के बारे में। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वीडियो को देख लें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो कपड़ों का केंद्र था, वहां विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और एक स्वदेशी स्टोर खोला गया। इसका उद्घाटन स्वयं गांधी जी ने किया था। कहां पर? कानपुर में। इलाहाबाद में कमला नेहरू के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की दुकान एवं शराब जैसी दुकानों के सामने प्रदर्शन किया गया। किसके नेतृत्व में? कमला नेहरू के नेतृत्व में। कहां पर? इलाहाबाद में। आप लोग चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं।
जैसे आप लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर शॉर्ट नोट्स की क्या ही आवश्यकता है। लखनऊ और अयोध्या में हिंदू और मुसलमानों की एक साथ रैलियां निकाली गईं तथा हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है। तो लखनऊ और अयोध्या में हिंदू मुस्लिम की एक साथ रैलियां निकाली गईं और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट पड़ता है। मैंने भी इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक किसानों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चला दी गईं। तो क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में किसानों के जुलूस है जिसमें पुलिस ने गोली चला दी। क्रोधित किसान ने जुलूस क्रोधित किसानों के जुलूस ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। क्या हुआ, 1922 में फरवरी में 5 फरवरी को 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा की एक जगह है जहाँ पर किसानों का एक जुलूस था, पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी। तो जो किसान थे वो क्रोधित हो गए। उन्होंने उस जुलूस ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते देख 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ये चौरी चौरा घटना कब हुई, 5 फरवरी को, और आंदोलन कब वापस हुआ, 12 फरवरी को। निष्कर्ष, ये निष्कर्ष आप मेंस की अगर कॉपी लिखे तो उसमें ये निष्कर्ष हेडिंग न डालें, ये ऐसे लिख दें। मैंने तो नोट्स बनाए इस वजह से इस पे निष्कर्ष हेडिंग डाल दी है। इस प्रकार ये है, कहा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन में उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश भी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा और असहयोग को एक बड़ा आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियां, उत्तर प्रदेश और क्रांतिकारी गतिविधियां। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।